इस पूरी लिस्ट में अगर लेबोरेटरी ढूंढनी हो तो वो लेबोरेटरी दिखती है उत्तर प्रदेश की। कैसे दिखती है? स्मृति ईरानी नेशनल जनरल सेक्रेटरी, हरीश द्विवेदी नेशनल जनरल सेक्रेटरी, रेखा वर्मा नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, तारिक मंसूर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, आम्रपाल मौर्य आपके ओबीसी मोर्चा के प्रेसिडेंट और कुंवर बासित अली माइनॉरिटी मोर्चा प्रेसिडेंट। मतलब अगर आपको कोई लेबोरेटरी खोजनी हो तो उसमें ये नाम निकलकर सामने आएंगे, उनको डिकोड करते हुए, और फिर ये कहना पड़ेगा कि भाई उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश डिसाइड करेगा बहुत कुछ। और ये बात सरकार बीजेपी बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि 24 में एक सेटबैक था लोकसभा चुनावों में, उत्तर प्रदेश में कवर अप करना होगा उसको। और बिल्कुल देखिए, जिन नामों का आपने जिक्र किया, निश्चित तौर पे उनके ऊपर अब एक बड़ी जिम्मेदारी होगी उस को कवर अप करने की, जो पिछली बार नुकसान हुआ था उत्तर प्रदेश में हमने देखा था। और हम बार बार इस चीज़ को कह रहे थे कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की उनकी टीम की जब लिस्ट आएगी तो उसमें निश्चित तौर पर जो दो बातें होंगी बहुत महत्वपूर्ण होंगी। पहली तो ये कि एक उम्र का तकाजा, जो बार बार हम लोग कह रहे थे, क्या जैन जी को तवज्जो दिया जाएगा। दूसरा, क्या महिलाओं को उसमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस पूरे लिस्ट को आप देखिए, इसमें महिलाओं को भी मौका दिया गया है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, तो उत्तर प्रदेश का इसमें खासा ध्यान रखा गया है। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ जिस तरीके की तस्वीरें नजर आएंगी, कार्यकर्ताओं के अंदर जो उत्साह और उमंग देखने को मिलेगा इन नामों की वजह से, ये अपने आप में ही साफ तौर पर बयां करेगा। और आप देखिए, इस पूरे अगर हम लिस्ट को डिकोड करें तो 3-3 मुख्यमंत्री जो कभी रहे थे उनको इसमें स्थान दिया गया है। इसमें साफ तौर पर तीरथ सिंह रावत की बात करें, उनको इसमें स्थान है, विप्लव देव है, वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। ये तीनों अपने आप में, अगर इनके तीनों के कार्यकाल को आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने जब मुख्यमंत्री बनाया तो बहुत सरप्राइज तमाम लोग हुए थे, लेकिन उनके कार्यकाल को देखें और उसके बाद अब संगठन में उनकी एक तरीके से वापसी जिस तरीके से हुई है, राजस्थान कैडर अपने आप में मजबूत। उसके बाद हम तीरथ सिंह रावत की बात करें तो उनका भी अपना अनुभव रहा है, विप्लव देव की बात करें, विप्लव देव का भी अपना एक अनुभव रहा है। एज ए मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य को जब आप चलाते हैं, राज्य की व्यवस्थाओं को आप चलाते हैं, तो वहां पर आपको एक बड़ा अनुभव मिलता है। और अब उसी अनुभव का लाभ संगठन में आने के बाद बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं को मिलेगा, रणनीति तैयार करने में मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरी लिस्ट को जिस तरीके से बैलेंस किया गया, अपने आप में बहुत ही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ध्यान में रखा गया तमाम चीजों को। चुनावी राज्य जो कि उत्तर प्रदेश है, उसमें हरीश द्विवेदी की बात करें, आप देखिए हरीश द्विवेदी को स्थान मिला। करीब 40% सदस्य वंचित समाज से हैं। नागालैंड से राज्यसभा सांसद फगनोन कुन्याक को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। त्रिपुरा से पूर्व मुख्यमंत्री और युवा नेता विप्लव देव को राष्ट्रीय महामंत्री, आंध्र प्रदेश से डी पुंडेश्वरी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तमिलनाडु से एम मा वेंकटेश्वन को राष्ट्रीय सचिव। तो ये वो नाम है जिसमें हम कह सकते हैं कि साफ तौर पे जब लिस्ट तैयार की जा रही थी तो ये ध्यान रखा जा रहा था कि माइलेज किन से ज्यादा आपको मिल सकता है, उन नामों को इसमें साफ तौर पे स्थान दिया गया है। बार बार कहा जा रहा था बाहरी नामों को क्या नैरेटिव और मजबूत होगा, संगठन में कुछ बड़े भूमिका, इसके बाद एक नैरेटिव और मजबूत होगा गौरव, जो बीजेपी कहती है खासतौर से फीमेल रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से कि हम सिर्फ कहते नहीं हैं, हम प्रतिबद्ध हैं और हम करके दिखाते हैं। 10 महिलाओं को जगह देना नितिन नबीन की नई टीम में, और दूसरी तरफ ये सब जानते हैं कि बीजेपी 33% रिजर्वेशन के लिए लगातार किस तरीके से प्रयासरत है। 2029 के चुनावों में वो रिप्रेजेंटेशन हो, महिलाएं लीडरशिप की जिम्मेदारी संभाले, और जिस तरीके से कमबैक होता हुआ नजर आ रहा है और महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, एक वसुंधरा राजे, इस तरफ स्मृति ईरानी और बाकी नाम इसमें शामिल किए गए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पूजा, दूसरी तरफ आप थोड़ी देर पहले पसमानदा आउटरीच की जिक्र कर रही थी और इसमें 2 नाम शामिल रहे, तारिक मंसूर और बासित अली। अब दोनों के लिए इसीलिए चर्चा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब कहते हैं, और एट द सेम टाइम अगर पिछले 1-2 चुनावों को छोड़कर आप कह दे तो ये खुद बीजेपी कहती रही कि भाई मुस्लिम हमें वोट नहीं करता। लेकिन अब ये समझना होगा कि बीजेपी एक्सपैंड तो कर रही है कम से कम इसमें नेशनल लेवल पर, अगर तारिक मंसूर का रिप्रेजेंटेशन रखना, दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पर माइनॉरिटी मोर्चा संभालना बासित अली, यानी नीचे ग्राउंड लेवल पर भी काम होगा, नेशनल लेवल पर भी काम होगा। और अगर सामंजस्य फिट हो गया तो नुकसान तो खैर संभावना उसको किनारे कर देते हैं, अगर कुछ हुआ तो फिर वो फायदा ही होगा। एंड आई एम श्योर बीजेपी इज वेरी होपफुल अबाउट इट।
आप देखिए, जिस तरीके से यूपी के चेहरों को इन सूची में जगह मिली है, उससे समझा जा सकता है कि यूपी के संगठन को सिर्फ चुनाव लड़ने वाले यूनिट के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसको नेशनल इलेक्टोरल मशीनरी के तौर पर देखा जा रहा है। अब बात आपने की कि बहुत ही एक जबरदस्त सधा हुआ कैलकुलेशन है। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले पसमानदा समाज का जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब पसमानदा समाज का जिक्र किया, तभी से ही पसमानदा समाज के जो मुस्लिम है उनके ऊपर फोकस शुरू हुआ। धीरे धीरे करके पिछली बार के चुनाव की बात करते हैं तो जब बात आई थी कि मुस्लिम्स बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, तो ये भी एक रियलिटी है कि पिछली बार जो 3 तलाक के बाद में जो मुस्लिम महिलाएं थी, उन्होंने बीजेपी का साथ दिया, उन्होंने बीजेपी का सपोर्ट किया, उनको वोट किया, क्योंकि वहां पर महिलाओं के हक की बात थी। अब पसमानदा समाज को क्यों हक नहीं मिला? बार बार इस बात का जिक्र हर मन से किया जाता है, हर बीजेपी लीडर की जुबान से आप ये बात सुनते हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो और पार्टी, चाहे आप कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, क्योंकि दोनों की ओर से ये अभी तक ये मैसेज किया जा रहा है कि हम दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उनके पास वोट शेयर कौन सा है? उनके पास यही वोट शेयर है, कांग्रेस के पास भी, समाजवादी पार्टी के पास भी। ऐसे में अगर यहाँ पर जो पसमानदा समाज है, अगर वो पसमानदा समाज, उनको अगर रिप्रेजेंटेशन मिलता है, तो अभी तक ये कहा जाता था, जैसे सवाल पूछे जाते थे बीजेपी से कि आपके पास तो एक भी सांसद नहीं है। हालांकि ये संगठनात्मक तरीके से कदम आगे बढ़ा है, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में कुछ चेहरे हमको नजर आए, लेकिन वो पसमानदा समाज से होंगे। तो पसमानदा समाज के लिए एक बड़ा मैसेज है। सीधे तौर पर जो रिप्रेजेंटेशन की बात आती थी कि रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, तो वो रिप्रेजेंटेशन देकर एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और जो विपक्षी पार्टियों की अपनी जो गणित है उनका, ये पूरा समीकरण जो वो लोग बिठाते हैं जाति को लेकर, धर्म को लेकर, उसमें सेंधमारी की कोशिश के तौर पर इसको देखा जा सकता है। और गौरव, इसमें थोड़ा सा सोशल कोलिशन के एक बड़े फ्रेम की तरफ भी हमें जाना होगा, और बड़े फ्रेम की तरफ इसलिए जाना होगा क्योंकि इसकी पटकथा या बैकग्राउंड शुरू होता है जब बीजेपी के लिए हमेशा से कहा जाता रहा कि अरे ये तो अगड़ों की पार्टी है, लेकिन उसको बहुत बार बीजेपी ने बदला और एक नेतृत्व के तौर पर पिछड़े भी सामने आए, महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आए, जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया। वो भी रिफ्लेक्ट होता है इस लिस्ट में, जिसमें जाट से लेकर ओबीसी, दलित, ट्राइबल सब कुछ नजर आते हैं। मोर्चा अपॉइंटमेंट में, नियुक्तियों में खासतौर पर अगर आप देखेंगे, इसमें अमरपाल मौर्य उत्तर प्रदेश से ओबीसी समाज से, एससी से आने वाले शिवेश कुमार राम बिहार से आते हैं, एसटी से मन्नन लाल रावत है राजस्थान से आते हैं। आप किसान देखिए तो बंसीलाल गुर्जर मध्य प्रदेश से, महिला के रूप में रूपकुमारी चौधरी छत्तीसगढ़ से, युवा में हिमांग जोशी का जिक्र मैंने गुजरात से किया ही, माइनॉरिटी में कुंवर बासित अली उत्तर प्रदेश से आते हैं। यानी आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अपर कास्ट, हिंदुत्व, इसे लेकर बीजेपी आगे चलती है। इस नैरेटिव को भी मजबूत करेगी इन नामों के साथ बीजेपी अपनी इस नई लिस्ट में। बिल्कुल करेगी पूर्णिमा। और सबसे बड़ी बात है, देखिए इसमें एससी मोर्चा अध्यक्ष शिवेश कुमार राम जो कि बिहार से आते हैं, एसटी मोर्चा के जो अध्यक्ष है डॉक्टर मदन लाल रावत राजस्थान से आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो राज्यों के हिसाब से अगर हम बात करें तो उन राज्यों का भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस लिस्ट में देखने को मिल रहा है। और बार बार जिस तरीके से ये आरोप लगते थे, अगड़े पिछड़े की राजनीति का भी आरोप लगता था, लेकिन जिस तरीके की ये पूरी लिस्ट है इसमें सभी को बैलेंस किया गया है। खास करके हम सिर्फ एक राज्य पे अगर हम फोकस ना करें, उत्तर प्रदेश, तमाम अगर हम राज्यों का फोकस करें, साउथ के राज्यों की बात करें, तो हर जगह पर उसको हमने देखा बड़ा बैलेंस रखा गया है। इसमें एक नाम देखिए महाराष्ट्र से आता है, खास करके महिला की अगर हम बात करें, प्रीति गांधी की बात करें, लंबे समय से वो पहले तो संगठन में काम करते रही, महिला मोर्चा में उनके पास जिम्मेदारियां रही हैं, सोशल मीडिया और तमाम चीज़ें वो देखती रही हैं। उसके बाद लंबे समय के बाद फिर से वो उनको एक बार फिर से संगठन में लेके आना, महाराष्ट्र से महिला है के तौर पे उनको उसमें शामिल किया गया है। तो ये जो महिलाओं की बात की जाए, अगड़े पिछड़े की बात की जाए, तमाम उन चेहरों की भी बात करें जो अक्सर ये कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी बहुत परहेज करती है। पहले टैग लगता था मुस्लिमों के साथ बड़ा परहेज होता है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन आप देखिए कि हर प्रबंधन में कहीं ना कहीं तमाम जो चेहरे हैं, चाहे वो SC ST से आते हों, SC से आते हों, मुस्लिम वर्ग से आते हों, सभी को इसमें सामान्य तौर पर प्रतिभाग जो है वो कहीं ना कहीं इस लिस्ट में उनका देखने को मिल रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जब हम व्यापक तौर पे एक सरकार में रहते हैं, करीब 23-24 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, तो ऐसे में हमें कोऑर्डिनेशन जो है किस तरीके का होना चाहिए और उस कोऑर्डिनेशन में किन किन जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों को स्थान देना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। शायद यही बड़ी वजह होती है कि जब भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा निर्णय लेना होता है तो उसमें बहुत देरी होती है। हम और आप लगातार इस लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम कब बनेगी, दिवाली
तक कहा जा रहा था कहीं ना चला जाए। इससे पहले हमने देखा था जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय हुआ नितिन नवीन का, तो भी ये कहा गया कि नितिन नवीन के नाम पर ही मुहर क्यों लगाई गई। बिहार से वो आते हैं, इसके अलावा 5 बार के वो विधायक भी रहे हैं बांकीपुर सीट से। तो जब उनको नेशनल स्तर पे जब उनको लाया गया, राष्ट्रीय स्तर पे जब उनका रिप्रेजेंटेशन हुआ, तो हमने पहले चुनाव देखा बंगाल चुनाव, और आपने भी देखा होगा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लड़ा, और लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वहां नितिन नवीन के प्रवास को देखें, उनके सभाओं को देखें, अलग अलग बूथ स्तर पे तमाम लोगों से जो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति होती है, कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की देखें, तो वो तमाम फैक्टर्स हैं जो दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिन नामों पर और जिन चेहरों पर मंथन करके उनको उस स्थान पर लेके आती है, जो दायित्व उनको दिया जाता है, वो उस दायित्व को किस तरीके से उसका पालन करते हैं। और इसी प्रांगण में जहां इस वक्त हम लोग बीजेपी केंद्रीय कार्यालय के अंदर मौजूद है, यहीं पर हमने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुना, वो खुद नितिन नवीन को बुलाते हैं मंच पे और खड़ा करते हैं, कहते हैं कि हमारे बॉस हैं। तो ये इसी पार्टी में संभव हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति हो और उसको जब कोई जिम्मेदारी दी जाए। आपने क्योंकि नितिन नवीन का जिक्र किया, और नितिन नवीन बिहार से आते हैं, और बिहार में बीजेपी को जिस तरीके की जीत मिली, कैसे नंबर 1 की पार्टी बीजेपी रही, और फिर नितिन नवीन को यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लाना, और सबसे इंपॉर्टेंट एससी मोर्चा में बिहार के ही व्यक्ति शिवेश कुमार राम को जिम्मेदारी देना, उसका बैकग्राउंड आता है बिहार चुनाव के बाद जो बदलाव देखे गए, जो सोशल कैटेगरी ड्रिवन वहां की पॉलिटिक्स, वहां की राजनीति होती देखी गई। तो उनसे बेहतर व्यक्ति कौन हो सकता था कि आप एससी मोर्चा की जिम्मेदारी उन्हें बिहार के व्यक्ति को सौंप दें। पूजा आप मेरे साथ रहिएगा, गौरव आप भी बने रहिएगा, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो चुका है और बीजेपी की नवीन टीम का नाम सामने आ चुका है। 10 महिला चेहरों को जगह दी गई है, और इसके अलावा एक्सपीरियंस और नयापन दोनों को साथ साथ लेकर नितिन नवीन इस टीम में आगे बढ़ते हुए नजर आ